हाय, मैं हूं प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब डिस्कस किए थे। आज हम बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, और इन सबको बहुत डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाइएगा। बट एग्जैक्टली ये डेफिनेशन कह रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये डेफिनेशन ये कह रही है, पहले तो ये समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल्स का डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर मैंने दो पॉइंट ले रखे हैं ए और बी, और मैं आपसे बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली इन दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस है। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव कराऊंगा, कैसे? अनएक्सेलरेटेड एंड विद नेग्लिजिबल स्पीड, तो इन दैट केस एक्सटर्नल एजेंट को इस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क किसके इक्वल होगा? इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। अब ये दो टर्म है, इनके बारे में लास्ट टर्म पे भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के केस में चार्जेस को मूव कराते हैं, तो ये हमारे बेसिक एजम्पशंस होते हैं कि चार्ज अनएक्सेलरेटेड मूव कराया जा रहा है और नेग्लिजिबल स्पीड के साथ मूव कराया जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस है मतलब यहां पर, इसीलिए हमने डेल्टा लगाया है। और डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। वी आई क्या हो गया? वी आई हो गया इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, और वी एफ क्या हो गया? फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो अगर मैं ए से बी मूव करा रहा हूं, तो बी मेरा फाइनल पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? वी बी माइनस वी ए। अगर मैं बी से ए मूव करा रहा हूं, तो ए मेरा फाइनल पॉइंट होगा, तो उस केस में मैं डेल्टा वी को क्या लिखूंगा? वी ए माइनस वी बी। तो मैंने लिख भी दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। और ये किसके इक्वल है? मैंने आपको बताया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज मतलब इसको किससे डिवाइड कर देंगे? चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा वी का क्या फॉर्मूला आ गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस ये याद रखिएगा कि ये वो चार्ज है जिसको कि हम मूव करा रहे हैं। तो अब इसी चीज को जरा और ध्यान से समझ लेते हैं। यहां पर तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। अब नेक्स्ट है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। तो एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत सारी जगह काम आएगा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। मान लिया ए पर जो पोटेंशियल है वो है वी ए, और बी पर जो पोटेंशियल है वो है वी बी। अब हम क्या कर रहे हैं? एक चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करा रहे हैं। याद रखिएगा, एक चार्ज क्यू को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करा रहे हैं। तो आपको पता है, अभी मैंने फॉर्मूला निकाला कि डेल्टा वी किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। तो हम फिर वही लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और हम किसको मूव करा रहे हैं? चार्ज क्यू को मूव करा रहे हैं। तो हमने उससे उसको डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा वी है क्या? ये होता है वी एफ माइनस वी आई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हम क्योंकि ए से बी की तरफ मूव करा रहे हैं, तो बी मेरा फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पोटेंशियल की जगह लिखेंगे वीबी, और इनिशियल पोटेंशियल की जगह लिखेंगे वी ए। तो यहां से अगर इस क्यू को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू क्या हो गई? क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई। हमेशा यही होगी। तो याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारी जगह यूज होगा। जब भी चार्जेस वगैरह को मूव कराया जा रहा है और आपसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ लिया जाए, या फिर सिंपली वर्क पूछ लिया जाए, तो इन केसेस में आप हमेशा इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इससे जरूर आपका आंसर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि क्योंकि जब हम चार्जेस वगैरह को मूव कराते हैं, इसमें जब वर्क की बात कर रहे होते हैं, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये वर्क होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक कंजर्वेटिव फील्ड है। आप क्लास 11th में वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी कंजर्वेटिव फील्ड में आप कोई वर्क करते हैं, तो जो, या कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं, तो ये जो वर्क होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि चार्ज क्यू को मैं ए से बी की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं चाहे इस पाथ से लेके जाऊं, चाहे इस पाथ से लेके जाऊं, या इस पाथ से लेके जाऊं, कहीं से भी लेके जाऊं,
मुझे उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही वर्क डिपेंड करेगा, और वर्क का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू चार्ज जिसको मूव कराया जा रहा है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो को पॉज करके बार बार देख लेना इस कॉन्सेप्ट को, और अच्छे से नोट्स बना लेना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आए तब तक बस आगे मत बढ़ना। अब इसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। तो ये एक सिस्टम है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है आर, और यहाँ पर इसी स्ट्रेट लाइन पे एक चार्ज क्यू रखा है पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने एक चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कराया, इस प्रोसेस में वर्क कितना करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क किसके इक्वल होता है, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी एफ माइनस वी आई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब पॉइंट बी से पॉइंट ए मूव करा रहे हैं, ऐसे मूव करा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट हो गया ए, तो वी एफ की जगह मैंने पुट कर दिया वी ए, और इनिशियल पॉइंट हो गया बी, तो वी आई की जगह मैंने पुट कर दिया वी बी। अब वी ए और वी बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो वी ए है क्या, ए पर पोटेंशियल, वो किसकी वजह से होगा, यहाँ आपको और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये चार्ज क्यू दिखाई दे रहा है, इस चार्ज क्यू की वजह से हमें एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमें वी ए मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स या आर, जो भी वहां का डिस्टेंस है उस पॉइंट का। तो क्यू से ए जो है वो एक्स डिस्टेंस पर है, तो वी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। और जो पॉइंट बी है, ये क्यू से टोटल कितने डिस्टेंस पर है, एक्स ये एंड आर ये, यानी कि आर प्लस एक्स। तो लिख सकता हूँ क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल डिस्टेंस आर प्लस एक्स। अब इन दोनों को मैं इक्वेशन वन में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन वन, क्योंकि हमें तो वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू नॉट जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए की जगह मैंने ये वैल्यू डाली और वी बी की जगह मैंने ये वैल्यू डाली। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर क्यू एंड फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह कॉमन आ रहे हैं, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट के साथ क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ये तो बाहर जा चुका है तो बचा वन अपॉन एक्स। सिमिलरली यहां से ये बाहर जा चुका है तो बचा वन अपॉन आर प्लस एक्स। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर लिखा ही है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो बनेगा आर प्लस एक्स, बीच में माइनस साइन, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा एक्स। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे हम सिंपली एलसीएम लेते हैं, एक्स इंटू आर प्लस एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, क्यू क्यू नॉट और सिर्फ ये आर, क्यू क्यू नॉट आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए बस मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका यूज करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लो आपको एक सिस्टम दे दिया है जिसमें कई सारे पॉइंट चार्जेस रखे हैं अलग अलग डिस्टेंस पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब ये जो सिस्टम गिवन है, इस सिस्टम की मान लो ये Q1 है, ऐसे Q2 यहाँ पे रखा है, ऐसे Q3 यहाँ पे रखा है, मान लो ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, इस डेफिनेशन में मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर किसी सिस्टम की, पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मुझे वो वर्क निकालना पड़ेगा जो कि कोई एक्सटर्नल एजेंट करेगा, जब वो इन पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से इन पोजीशंस पर लाएगा जहां पे ये अभी भी रखे हुए हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि पॉइंट चार्जेस को हम मूव करा रहे हैं वर्क निकालने के लिए या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तो आपको पता है कंडीशन क्या है, कि ये पॉइंट चार्जेस जो है वो अनएक्सेलरेटेड आएंगे और विद नेग्लिजिबल स्पीड्स आएंगे। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपको किसी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है, जिसके थ्रू वो इन पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से, मतलब जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे, इन्फिनिटी से उन पोजीशंस पर लाएगा जहां पे ये अभी रखे हुए हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन, ये कन्वेंशन ही होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे हम क्या एज्यूम करते हैं, जीरो एज्यूम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते, हम क्या निकालते हैं, उसकी, उसका चेंज निकालते हैं। इसलिए हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या एज्यूम करें, जीरो एज्यूम करें। तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ पे जीरो एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पे जीरो करते हैं। तो आपने इस फॉर्मूले के बारे में क्लास 11 में पढ़ा है कि जब भी ये जो कंडीशन है कि हम किसी भी चीज को अनएक्सेलरेटेड और नेग्लिजिबल स्पीड से मूव कराते हैं, उस केस में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा यू क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा कि ये कंडीशन हमेशा वैलिड है अगर आप जिस भी चीज को मूव करा रहे हैं वो अनएक्सेलरेटेड एंड नेग्लिजिबल स्पीड। तो अब आपको समझ में आया होगा क्यों हमें हर बार ये लिखना जरूरी होता है। बहुत सी बुक्स में या कई जगह नोट्स में कई बार ये नहीं लिखा होता है, बट ये एक एसेंशियल कंडीशन है जो आपको हमेशा लिखनी चाहिए और ध्यान में भी रखना चाहिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस फॉर्मूले को भी याद रखना, वर्क निकालने के लिए एक फॉर्मूला तो आपको ये वाला याद रखना है जो मैंने आपको बताया कि वर्क इज इक्वल टू चार्ज जिसको मूव करा रहे हैं इंटू वी एफ माइनस वी आई। और दूसरा फॉर्मूला ये कि वर्क किसके इक्वल होता है, सीधे सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होता है। अब मैंने आपको बोला यहां पर चार्जेस को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और अभी आपको बताया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो अगर मैं चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं तो इनिशियल पॉइंट तो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और उस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ पे अगर मैं यूआई को जीरो पुट कर दूंगा तो एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूएफ, मतलब जो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखी हुई है। तो याद रखिएगा किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पॉइंट चार्जेस के, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, वो वर्क निकालना है जो इन्फिनिटी से इन पॉइंट्स को इन पोजीशंस पर लाने के लिए किया जाना चाहिए। और वो भी कैसे, जब चार्जेस को अनएक्सेलरेटेड और नेग्लिजिबल स्पीड से लाया गया हो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो अभी आपने पढ़ा, एंड सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सिंपल है ये। अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको बोला वर्क के दो फॉर्मूले याद रखो। एक फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा कि वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था वर्क होता है चार्ज जिसको मूव करा रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी एफ माइनस वी आई। दोनों ही वर्क के इक्वल है, दोनों का एलएचएस बराबर है, तो इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिल गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। और जो कन्वेंशन है वो मैंने यहाँ पे फिर मेंशन कर दिया है कि जनरल कन्वेंशन ये कहता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ही इन्फिनिटी पे जीरो अज्यूम करते हैं जब तक कि आपको कुछ और कंडीशन ना दी हो। आप हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस की। तो मान लिया ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2। Q1 जो है वो A पॉइंट पे रखा है, Q2 जो है वो B पॉइंट पे रखा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो अब आपको डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन क्या थी कि हम इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से इन पोजीशंस पर लाएंगे। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वही किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं अभी इनिशियली ये दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पे हैं, तो सबसे पहले मैं किसको लेके आया, मान लिया Q1 को पॉइंट ए पे लेके आया। तो उसके लिए जो मुझे वर्क करना पड़ा वो वर्क है W1। तो W1 क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। अब ये जो वर्क करना पड़ता है ये किसके अगेंस्ट करना पड़ता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ता है। अब जब ये दोनों ही इन्फिनिटी पे थे तो यहाँ पे कोई चार्ज वार्ज था नहीं पहले। जब कोई भी चार्ज नहीं था तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यानी कि Q1 को लाने में मुझे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। तो इसलिए Q1 को लाने का जो वर्क है, Q1 को ए तक, इन्फिनिटी से ए तक लाने का जो वर्क है W1 वो जीरो होगा। और रीजन दे दिया, सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब W2 क्या है, Q1 आके ए पे रख दिया मैंने। अब क्या है, मैं अब इन्फिनिटी से Q2 को बी पर लेके आया। इस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ा वो क्या है, W2 है। बट अब देखो, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जब Q1 को ला रहे थे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, जब Q2 को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी Q1 है। तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इसको अनएक्सेलरेटेड रखने के लिए। और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो वर्क जीरो नहीं हो सकता। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फिर वर्क का, जो हमने अभी पढ़ा है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या, जिसको हम मूव करा रहे हैं, इन्फिनिटी से Q2 को लेके आ रहे हैं तो हम Q2 को मूव करा रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस तो लेके कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो इनिशियल पोटेंशियल जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, वी इन्फिनिटी। और फाइनली कहां लेके आ रहे हैं, वी पर, बी पर। तो फाइनल की जगह हमने क्या लिख दिया, वी लिख दिया। तो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बट अभी आपको मैंने बताया था कि बाय कन्वेंशन वी इन्फिनिटी को हम जीरो मानते हैं, तो ये चीज जीरो हो गई। और जो W2 हो गया वो हो गया Q2 इंटू वीबी। अब वीबी क्या है,
पॉइंट बी पर पोटेंशियल होगा किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो मैंने इस VB की जगह क्या रख दिया? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये Q2 तो यहाँ पहले से ही था। तो अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि डेफिनेशन ये बोलती है कि इन दोनों को इन्फिनिटी से यहां पर लाने के लिए जो टोटल वर्क किया है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एक वर्क किया W1, एक किया W2, दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। W1 था 0 और W2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। और यही जो वर्क होता है यही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो मैंने W एक्सटर्नल की जगह सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, और W1 प्लस W2 किया तो सिर्फ W2 मिलेगा, जिसकी वैल्यू ये है Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जब भी दो पॉइंट चार्जेस r डिस्टेंस पर हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो याद रखिएगा यहाँ पे भी Q1 और Q2 को प्रॉपर साइन के साथ रखा जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव साइन के साथ। अब इस चीज को भी अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं, उस क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसीज पे तीन चार्जेस रखे गए हैं, तीनों क्या है? क्यू है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो साइड लेंथ है वो क्या दे रखी है? आर दे रखी है। इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं? और पूछ सकता है कि इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए वर्क कितना करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है वही वर्क किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो या तो आपसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, या बोलेगा कि इस सिस्टम को बनाने के लिए वर्क कितना करना पड़ा। तो चलो हम पहले वाले से ही इसको सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब यहां पर आपने जो सीखा है वो सिर्फ किसकी वजह से सीखा है? ये फॉर्मूला दो पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीखा है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे दो दो के कितने पेयर बन रहे हैं? एक ये और एक ये। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं सबको नंबर्स की तरह विद साइन ऐड कर दूंगा, बस इतना ही करना है। तो अगर आपसे इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, इस पे तीन दो दो के सिस्टम बन रहे हैं, क्योंकि हमें दो के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। तो पहला सिस्टम मैंने लिखा यू ए बी, ए और बी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, फिर यू ए सी, फिर यू बी सी। अब यू ए बी क्या होगा? Q1 Q2 यानी Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। वैसे ही यू ए सी क्या होगा? Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। वैसे ही यू बी सी क्या होगा? Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया? Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इस तरीके से आपने इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल ली। और फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए यूज किया था? दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया था। और अब हमने देख लिया दो दो के कितने पेयर बन रहे हैं, सबको निकाला, और स्केलर होने की वजह से सिर्फ विद साइन इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ तो सब पॉजिटिव ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आता तो विद साइन हम ऐड कर देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ही लिखते हैं। अब इसने दूसरी तरह से सवाल को कैसे पूछा है? फाइंड द वर्क डन। तो आपको पता है वर्क किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, यानी यूएफ माइनस यू आई। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब इनको हम लेके कहां से आ रहे हैं? अगर हम इसको फॉर्म कर रहे हैं तो कहां से लेके आ रहे होंगे चार्जेस को? इन्फिनिटी से। तो यू माइनस यू इन्फिनिटी कर दिया। मान लिया अभी जो एनर्जी है वो है यू, और इन्फिनिटी इनिशियल एनर्जी तो इन्फिनिटी थी। अब यू इन्फिनिटी जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाई आपको पता है ना, इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी थी और इनिशियल पोजीशन पर यू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसको हमने जीरो रख दिया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सिर्फ किसके इक्वल आ गया? यू के इक्वल आ गया। और यू तो हमने अभी निकाला था 3Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हम डायरेक्टली भी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये लिखा है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि इस सिस्टम को बनाने का मतलब यह है कि हम इन्फिनिटी से इन चार्जेस को इन पोजीशन पर ला रहे हैं, इस पे जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होता है। तो अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है तो यही किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के भी इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आई होप अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्रॉफमेंसेस, बाय।